नेपाल की यह क्रांति ऐसा लगता है कि अब सालों तक याद रखी जाएगी और उसकी वजह भी है। दरअसल अभी तक इतिहास में नेपाल की अलग अलग कोनों में जो क्रांति देखी गई या हुई है वो एक वर्ग विशेष के लिए, उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए। मोटे तौर पर देखें तो इसमें किसान से लेकर मजदूरों तक के लिए क्रांति का इतिहास रहा है। लेकिन इस बार नेपाल में हुई यह क्रांति अलग है। ये दुनिया की पहली ऐसी क्रांति है जिसमें नेताओं के खिलाफ उनके करप्शन के नाम पर आंदोलन हुआ और फिर यह आंदोलन जबरदस्त तरीके से विस्तार रूप लेता है, सत्ता को उखाड़ फेंकता है और जेनजी ने आंदोलन किया। युवाओं के इस आंदोलन, अगर आप तुलना करेंगे पहले के आंदोलन को लेकर तो फर्क है। पहले के आंदोलन का कोई बड़ा चेहरा होता था, लेकिन इस बार यह क्रांति हुई है 18 से 35 साल के लोगों को लेकर। अब सवाल यह उठता है कि इस क्रांति के पीछे कौन है। इसे लेकर मीडिया में कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं। मसलन पहला नाम जो है वो बालेंद्र शाह का है। 35 साल के बालेंद्र जो है वो काठमांडू के मेयर हैं। बालेन के नाम से लोग जानते हैं। बालेन नेपाल के मशहूर रैपर और म्यूजिशियन हैं, यूथ आइकन है, युवाओं के बीच काफी समय से लोकप्रिय है। नेपाल न्यूज की माने तो बालेन का कद और प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि टाइम मैगजीन ने उन्हें 2023 की अपनी टॉप 100 शख्सियतों की लिस्ट में शामिल किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी मीडिया संस्थानों ने भी बालेंद्र शाह को कवर किया। बालेंद्र शाह ने अपने करियर की शुरुआत एक सिविल इंजीनियर के तौर पर की, फिर रैपर के रूप में किस्मत आजमाई, म्यूजिक के साथ राजनीति में आने का फैसला किया और काठमांडू के मेयर पद का चुनाव लड़ा जिसे वो जीत गए। राजनीति में उनका अप्रत्याशित उछाल युवाओं को पसंद आ रहा था, यूथ के लीडर बन गए। ऐसा कहा जा रहा है कि नेपाल के युवा प्रधानमंत्री के तौर पर इन्हें देखे जाते हैं। हालांकि इस बीच एक और नाम की चर्चा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नेपाल के प्रधानमंत्री पद की रेस में सुमन श्रेष्ठ का नाम भी चल रहा है। सुमन नेपाल की सांसद है, नेपाल की पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं। इसी बीच एक और नाम सामने आया, रवि लामिछाने का। रवि लामिछाने सांसद हैं, करप्शन के केस में जेल में बंद थे और आज ही बाहर निकले। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चेयरमैन रवि लामिछाने पूर्व डिप्टी पीएम भी रह चुके हैं। इन सब में नोट करने वाली बात यह कि जिस वक्त रवि लामिछाने बाहर आए उसी के फौरन बाद कई और कैदियों की भी रिहाई हुई। कहा जा रहा है कि लामिछाने की रिहाई के बाद ललितपुर के नक्खू जेल के सभी कैदी बाहर निकले। करीब 1500 कैदी बंद थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लामिछाने की रिहाई के बाद पुलिस ने सुरक्षा चौकियों से हटने का फैसला किया, जिससे कैदियों को निकलने का मौका मिला। इससे इलाके में सुरक्षा खतरे की चिंता बढ़ी है। अधिकारी फिलहाल हालात पर नजर बनाए। इतने सारे कैदियों के बाहर एक साथ आने से जनता की सुरक्षा को लेकर भी खतरा बढ़ा है। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर अचानक ये आंदोलन इतना बड़ा कैसे हुआ? वो कौन है जिसकी वजह से हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और ओली को सत्ता गंवानी पड़ी? जरा समझिए इनसाइट कहानी। जिस आंदोलन ने, जिस क्रांति ने नेपाल की सत्ता गिरा दी, उसके पीछे के सूत्रधार को दुनिया ढूंढना चाहती है। दुनिया जानना चाहती है कि अचानक नेपाल में ऐसा क्या हो गया कि ओली की सत्ता गर्त में चली गई और नेपाल में नए युग की शुरुआत के दावे होने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल के छात्र आंदोलन के पीछे सुदन गुरुङ के हामी नेपाल संगठन की भूमिका सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यह संगठन अब तक मानवीय मदद के तौर पर सामने आया करता था, लेकिन इस बार जैसे ही करप्शन को लेकर युवाओं का गुस्सा भड़का, हामी नेपाल ने इस गुस्से को ज्वाला बनाने का काम किया। यो आंदोलन करप्शन को लागि हो, प्लान को लागि होइन। Corruption, we are fighting against corruption. हत्यारा सरकार, नेपाल हत्यारा सरकार, विद्यार्थी मार्ने देशको नागरिकमा यो सत्ता ढल्नु पर्छ, नयाँ सत्ता आउनु पर्छ, युवाहरू उठ्नु पर्छ। अब युवाहरू उठ्नु पर्छ। Chor, Kepi Chor, De Chor. I would like to announce each and every youth of Nepal, please come on the road and make the revolution. अब सवाल है कि जब सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया था, तो फिर जन जन तक, युवाओं तक आवाज पहुंची कैसे? इसे लेकर भी सुदन गुरुङ ने ग्राउंड पर काम किया। बताया जा रहा है कि उन्होंने लोगों को डिस्कॉर्ड, वीपीएन और डिजिटल टूल्स के जरिए मैसेज भिजवाया। छात्रों से अपील की गई, कहा गया कि वो यूनिफॉर्म और किताबें लेकर प्रोटेस्ट करने पहुंचे, ताकि दुनिया को यह संदेश जाए कि यह प्रदर्शन किसी दल का नहीं बल्कि जेनजी का ही है। इसी का असर यह रहा कि जब नौजवानों को गोलियां लगी, उनके सीने जख्मी हुए, तो एक नया सैलाब आया। कुछ युवा लोगों के बीच पहुंचे, कहने लगे कि अब आर पार की बात है। नेपाली सुन्छ, I can talk in English, I can talk in Nepali, whatever. Everyone listen. छातीमा गोली खाएको छु, छातीमा
यहाँ पनि गोली खाएको छु, मेरो चस्मा फुट्यो। अगेन्स्ट दिस मैले प्रपर डकुमेन्टेसन बनाएको छु। यो मेरो रगत हो, नेपालीको रगत हो, नेताहरूले बगाएका छन्, राइट? We are going to stand together, every single one of them. Are you with me? यो जेनजीको बोली हो। जेनजीहरू को छन्? हात उठाउँ त। Once more, जेनजीज। बात सोशल मीडिया से निकली और सत्ता गिराने तक पहुंच गई। अब यहाँ ये भी जान लीजिए कि नेपाल में कुल कितने लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और कैसे ये क्रांति आगे बढ़ती चली गई। दरअसल नेपाल की आबादी करीब 3 करोड़ है। इनमें से करीब 1 करोड़ 35 लाख लोग सोशल मीडिया के यूजर हैं। बताया जा रहा है कि नेपाल में फेसबुक पर 1 करोड़ 35 लाख, इंस्टाग्राम के 42 लाख और लिंक्डइन के 17 लाख एक्टिव यूजर्स हैं। और जहां तक युवाओं की बात है तो नेपाल में 16 से 40 की उम्र के 1 करोड़ 23 लाख युवा हैं। अब सवाल है कि आंदोलन का टर्निंग पॉइंट क्या था, तो इसे लेकर कुछ घोटालों की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि नेपाल में पिछले 4 साल में 3 बड़े घोटाले हो गए। साल 2021 में 54,600 करोड़ का गिरिबंधु भूमि स्वैप घोटाला, 2023 में 13,600 करोड़ का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला और 2024 में 69,600 करोड़ का एक और कोऑपरेटिव वित्तीय घोटाला सामने आया। इन्हीं पर मीम्स बनने लगे और फिर धीरे धीरे ये घोटाले लोगों के दिलों में घर कर गए। ये बात फैल गई कि नेपाली सरकार करप्ट है, महंगाई बेरोजगारी के मोर्चे पर फेल हो चुकी है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही, जनता दबाई जा रही है, इसीलिए आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है। और हुआ भी वही, युवा सड़कों पर आए और नेपाल में ओली सरकार का तख्ता पलट हो गया। अगर आज के आंदोलन को डिस्क्राइब करना है तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। ये वो तस्वीर है जो क्रांति के बाद के जश्न की है। ये शख्स ओली सरकार को गिराने का जश्न मना रहा है, वो सरकार जिस पर कल तक 3 करोड़ नेपाली लोगों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी थी। लेकिन अब देखिए पीछे आग लगी हुई है और वो जो कहते हैं ना कि आग लगी बस्ती में हम अपनी मस्ती में, तो जेनजी की भी यही कहानी है। जेनजी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फिर 20 से अधिक बच्चों की मौत हो गई। पूरा नेपाल इन्होंने जला दिया, फूंक डाला। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति ने देश छोड़ने की बात की, सब छोड़कर जा रहे हैं, तो जश्न जो है वो भी मनाया गया। और झूम झूम कर ये जश्न जो है ये जेनजी कल्चर को दर्शा रहा है। कितना सच कितना गलत वो आप तय कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर जो है काफी ज्यादा चर्चा में है। हैरान करने वाली तस्वीर है क्योंकि पीछे आग लगी हुई है। वहां पर प्रधानमंत्री आवास से लेकर तमाम जगहों को आग लगाया गया है। हालांकि जिस वक्त ये तस्वीरें आ रही थी उसी दौरान हमारी संवाददाता सिकता जो है वो भी संसद के पास मौजूद थी। उनकी रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा जो है हमें लगता है कि आज वो भी आपको देखना चाहिए। जरा देखिए गौर से। कोशिश हो रही है कि यहाँ से इन लोगों को भगाया जाए, लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी भी लोग भाग रहे हैं सामान लेके। और जितना हो सके एक तरह से जो वैंडलिज्म कहा जाता है, जो तोड़फोड़ हुई है इस बिल्डिंग की, ये गवाह है ये बिल्डिंग की कितने गुस्से में थे ये आंदोलनकारी और प्रदर्शनकारी। अभी भी हेलमेट पहनकर कुछ लोग, जो इतना धुआं हो रहा है तब भी वो ऊपर जाकर ये चेक कर रहे हैं ऊपर कुछ है, उसको और किस तरह से बर्बाद किया जा सकता है। तो ये गुस्सा फूटा है आम जनता का। नेताओं पर विश्वास खो दिया था यहाँ के नेताओं ने, जो संसद में आकर यहाँ बैठते थे। और शायद कल से पहले ये संसद भवन का कुछ और ही प्रारूप और स्वरूप था, और आज हम देख रहे हैं कि ये किस तरह से जलकर पूरी तरह राख हो गया है। तो ये कुछ अंदर की तस्वीरें हैं जो बयां कर रही हैं कि कितना गुस्सा प्रदर्शनकारियों में रहा होगा नेताओं के खिलाफ और उनके व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ, कि उन्होंने हर एक सरकारी बिल्डिंग को तबाह करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं चुना। और हर एक कमरा संसद भवन का जल चुका है। कारपेट्स यहाँ दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस हैं, जो फ़ैन हुए होंगे, जो एसीज हुए होंगे, कंप्यूटर, सारे वो या तो बर्बाद हो गए हैं या वो खींचकर बाहर निकाल दिए गए हैं। पूजा, अगर हम आगे चलें और देखें वहाँ पर जो सुरक्षा बलों की जो गाड़ियाँ थी उनको भी आग के हवाले कर दिया गया, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर धुआं है। आप आंखें नहीं खोल पाएंगे, और अगर यहाँ पर आप ज़्यादा देर रुकेंगे, हवा में इतना धुआं है और इतने एक तरह से जो जलने की जो बदबू है वो इस हवा में समाई हुई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
पूरी तरह से इन गाड़ियों को, इन वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। और सामने की तस्वीर, हम आज सुबह से ही गेट नंबर 1 पर मौजूद थे, जब प्रदर्शनकारी आज सुबह से ही गेट नंबर 1 पर मौजूद थे। कोशिश पूरी रही कि वो इस प्रांगण में घुसे और इस परिसर को, इस बिल्डिंग को आग के हवाले कर दे, और वो इसमें करने में कामयाब रहे हैं। ये जो आगे का लॉन है पूजा, अगर आप वहाँ पर कैमरा पैन कर सके, देखिए अभी भी बड़ी तादाद में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो वहाँ मौजूद हैं, और यहाँ पर जो सुरक्षा बल है वो यहाँ से भाग चुके हैं। और एक तरह से यहाँ जश्न मनाया जा रहा है कि हमने जो सोचा था वो हमने करके दिखाया है। 48 घंटों में नेपाल की कहानी जो है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। जेन ज़ी ने बदला है, रिवॉल्यूशन है, ये क्रांति है, साजिश है। सोचने वाली बात है।